नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। देश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन खास है। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की जिस 14वीं किश्त का इंतजार था वो आज जारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में आज एक सरकारी कार्यक्रम में किसानों के लिए लाभकारी इस स्कीम के तहत ये किश्त जारी की है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया है। साथ ही क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत के इतिहास में माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने व्यवहारिक रूप से किसानों को आगे लाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए जहां अनेक योजनाएं दी हैं, जहां किसान हेल्थ सॉइल कार्ड से लेकर किसान सम्मान निधि और किसानों की आय दुगना करना, तमाम प्रकार की जो हमारी प्राकृतिक खेतियां हैं उन सभी को एक नई पहचान देने का काम उनके माध्यम से हुआ है। 14वीं किस्त उन्होंने किसानों के खाते में आज डाली है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड देवभूमि की तरफ से कि यहाँ के किसानों को भी निश्चित रूप से उनकी किसान सम्मान निधि मिलने के बाद कहीं न कहीं उनको एक सम्मानजनक और एक सम्मान स्वरूप जो निधि मिली है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और उससे किसानों का कहीं न कहीं प्रोत्साहन होगा। वो और ताकत से और मनोबल के साथ अपने कृषि कार्य को आगे बढ़ाएंगे। किस तरीके से देखते हैं सर इस जो आप देखिए 1905 ये हमारी सरकार का एक संकल्प है और इस संकल्प के माध्यम से हम एक व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, एक कार्य व्यवहार में लाना चाहते हैं कि लोगों को कोई भी परेशानी हो तो 1905 के माध्यम से तत्काल उनका समाधान हो। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में नेपाल के उच्च स्तरीय मंत्री प्रतिनिधि मंडल के साथ विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। साथ ही बैठक को लेकर उन्होंने अहम जानकारी भी दी। नेपाल और भारत एक दूसरे के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध हमारे नेपाल के साथ हैं और खासकर से हमारा जो उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र है, इस सीमांत क्षेत्र का बहुत लंबा जो क्षेत्र है, मैं कहूँ कि धारचूला से लेकर पिथौरागढ़, जूलाघाट, जौलजीबी, चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा, खटीमा तक जो पूरा सीमांत क्षेत्र पड़ता है, इस पूरा रोटी बेटी के संबंध उनके साथ, नेपाल के साथ हैं। बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बहुत सारी वहाँ की सामाजिक परिस्थितियां हैं, हमसे बहुत मेल खाती हैं। इसलिए परस्पर हमारे संबंध और प्रगाढ़ हो, उस संबंध में हमने उत्तराखंड के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को उनको दिखाया भी है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी हुआ है और उन लोगों ने नेपाल में हम लोगों को आमंत्रित किया। निकट भविष्य में हम नेपाल भी जाएंगे और कृषि के क्षेत्र में या इंक्यूबेटर्स के क्षेत्र में जो हमारे आजीविका का क्षेत्र है, स्वयं सहायता समूह का क्षेत्र है, मानस खंड मंदिर माला मिशन है, ये सारे काम हमारे बिल्कुल नेपाल के साथ चल रहे हैं, नेपाल के बराबर में चल रहे हैं। तो नेपाल के लोगों ने उसमें अपनी बहुत ज़्यादा जागरूकता और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है। तो हमसे जिस प्रकार का भी सहयोग होगा हम करेंगे। परस्पर दोनों देश मिलकर आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैश्विक स्तर पर एक अपनी साख बना रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में राज्य पुलिस सेवा के 3 पुलिस अधिकारियों को आईपीएस में पदोन्नत किया गया है। साथ ही कहा है कि अपनी कर्म क्षेत्र में निर्भीक होकर जिम्मेदारी का निर्वहन करे। राज्य सरकार उत्तराखंड की आम जनमानस के साथ सरकार के अधिकारियों के मान सम्मान और अधिकार का पूरा ख्याल रखेगी। गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई थी, जिसमें दिल्ली के उत्तराखंड पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी पर कमेटी काम कर रही है और
जल्द ही कमेटी का ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा और यूसीसी को लेकर लागू किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि आज जरूरत है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? देखिए, इसको जब इसके लिए कमेटी बनाई थी उस दिन सबसे पहले दिन मैंने कहा था कि हम उत्तराखंड में इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और उसके पीछे हमने ये बातें कही थी कि उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, देश के अंदर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हम दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ भी हमारा प्रदेश है। हम उत्तराखंड में इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि वह भी अपने यहाँ इसको लागू करेंगे। उत्तराखंड के डोईवाला में भविष्य में एरोसिटी बनाए जाने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है, जिसे लेकर डोईवाला में किसानों ने महापंचायत भी की। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में बात करते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो पहले किसानों से बात होगी। एरोसिटी का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। किसानों को सिर्फ भड़काया जा रहा है। देखिए, इस मामले में हमने सभी से कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एरोसिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं गया है। और हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई भी विकास का काम करेंगे तो उस क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनकी भूमि पर वो बनना है या आगे के प्रस्ताव जाने हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी हम कोई प्रस्ताव आगे बढ़ाने वाले नहीं है। मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि उनको किसी संदेह में, किसी चिंता में आने की आवश्यकता नहीं है। उनसे बात किए बिना, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं और नहीं बनेगा तो उनकी सहमति से नहीं बनेगा। अगर कोई इस प्रस्ताव पर आगे कोई बात होगी तो भी उन्हीं की सहमति से वो आगे बढ़ने वाला है। सर, सीएम हेल्पलाइन की चंपावत जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची खेल एवं नागरिक मंत्री रेखा आर्य। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने रेखा आर्य का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने भूस्खलन की चपेट में आए परिवारों से मुलाकात कर उन्हें विस्थापन हेतु सहयोग राशि के चेक वितरण किए। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने चंपावत जनपद के सभी विभागों की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में आपदा से संबंधित समस्याओं को सुना और उनकी उपायों पर चर्चा की। इसके बाद मंत्री रेखा आर्य ने जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि रास्तों को खुला रखने की कोशिश की जाए। जैसे ही कहीं भी रास्ता बंद हो या कहीं भी आपदा की स्थिति हो तो तुरंत वहां राहत पहुंचाने का कार्य किया जाए। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि सरकार द्वारा जनपद के लिए प्राप्त मात्रा में आपदा राहत हेतु 15 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। हमारे सभी अधिकारी, चाहे वो आपदा प्रबंधन के अधिकारी हो या उससे संबंधित, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो, एनएच के हो या पीएमजीएसवाई के हो या हमारे स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित हमारे अधिकारीगण हो, डीपीओज हो, सभी से कहा गया है कि बिल्कुल सजग मोड में रहें। माँ की कृपा अभी तक बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी, लेकिन सजगता बहुत जरूरी है। और आपदा के लिए, उसके प्रबंधन के लिए, उससे निपटने के लिए सरकार ने भरपूर पैसा दिया हुआ है। यहाँ पर 15 करोड़ की धनराशि दी गई है और हर तहसील को जो है भरपूर राशि 1-1 करोड़ की धनराशि जो है हर तहसील को दी गई है। और तहसीलदारों से सख्त निर्देश है कि वो जन मदद पहुँचाने का काम करें और वो यहाँ हम होते हुए देख भी रहे हैं। तो आज के इस बैठक से मैं कह सकती हूँ कि हर मार्ग, अभी तक मुझे मेरी जानकारी में ऐसा कोई मार्ग नहीं आया है या ऐसी कोई मेन रोड नहीं आई है जो कि बाधित हो। सड़कें अपनी जगह पर खुली हुई, थोड़ा सा समय लग रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के द्वारा गढ़वाल के लोगों पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गढ़वाल लोकसभा से प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि
कांग्रेस हताशा निराश में है, इसलिए इस तरह के बयानबाजी करके उत्तराखंड के लोगों का अपमान कर रही है। इस बयान से उत्तराखंड, खासतौर से गढ़वाल के लोगों का जो अपमान किया गया है, उससे सभी लोग परेशान हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक तौर से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। के नेताओं को एक आदत सी पड़ गई है गाली गलौज करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, गढ़वाल के लोगों पर थूकने की बात करना, उत्तराखंडित पर थूकने की बात करना। सार्वजनिक मंचों से करण मेहरा जी, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका बयान सार्वजनिक मंच से जो उनके पौड़ी लोकसभा का चुनाव लड़े हुए मनीष खंडूरी जी का बयान, ये दर्शाता है कि वो लोग उत्तराखंडित को और गढ़वाल के लोगों की वो बेइज्जती करना चाहते हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं और सार्वजनिक मंचों से पहुंचा रहे हैं। इसे उत्तराखंड राज्य की जनता और गढ़वाल की जनता कभी माफ़ नहीं करने वाली। ये न मालूम किस गलतफहमी में घूम रहे हैं और इनके मन में, इनके दिमाग में जो है वो इनके मुंह से निकल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है और इस पर उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि उनकी पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट में जन सुनवाई के दौरान दिल्ली निवासी प्रभात गांधी ने नैनीताल के पद्मपुरी क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायती पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के द्वारा उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारी और डीएफओ को आदेश देने के बाद जिलाधिकारी और डीएफओ को राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, राजस्व की भूमि और वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने से पहले की और अतिक्रमण हटाने के बाद की फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से 4 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नैनीताल जिलाधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन और डीएफओ के द्वारा एक संयुक्त टीम बनाकर उन सभी जगहों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हीकरण के बाद तुरंत अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अनधिकृत रूप से अपना सामान लेकर या अपना कोई कब्जा करे हुए हैं, वो स्वयं ही इसको हटा दे। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को हार्श स्टेप लेने की ज़रूरत ना पड़े। अननेसेसरी आप लोगों का नुकसान ज़्यादा हो जाता है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में, और गवर्नमेंट को भी उसमें बहुत सारा खर्च लगाना पड़ता है, जो कि अब पॉलिसी भी आ गई है और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने में जो खर्च होता है विभाग के द्वारा अभी वर्तमान में गतिमान है। जो अस्थायी प्रकृति के छोटे अतिक्रमण हैं, किसी ने फड़ रख लिया या किसी ने अपना कोई लोग फड़ इत्यादि लगा रहे हैं, तो जो संबंधित लोग हैं जिनके दुकानों के आगे ये सामान लग रहा है, उनको भी नोटिस जाएंगे। उनको भी, क्योंकि अपने दुकान के आगे दुकान स्वामी की सहमति के बिना जनरली व्यक्ति अतिक्रमण नहीं करेगा। तो यदि अतिक्रमण कर मेलोडी हुई तो उन सब में किनारे किनारे अतिक्रमण हटेगा, क्योंकि सभी जगह व्याप्त है। जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं वो प्राप्त हुए हैं हमको, उसमें उसके अनुसार हम लोग जो भी डायरेक्शन माननीय न्यायालय ने दिए हैं जहाँ जहाँ के भी वो करेंगे ही। साथ ही अदर जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो माननीय न्यायालय के आदेश में चाहें, वो संबंधित विभागों के माध्यम से सब पर कार्रवाई की जाएगी और इसको हम लोग जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश हैं उनके अनुपालन में कंप्लायंस रिपोर्ट भी अपनी फाइल करेंगे। चिन्हित करने का अनेक जगह प्रदर्शनियां लगी हैं, उसमें पहली चीज सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या कदम उठाए गए हैं और दूसरा जो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, जो लड़के बाहर गिरने का खतरा या टूटने का खतरा होता है तो वो स्ट्रक्चर सेफ्टी का प्रमाण पत्र लेंगे। इसके साथ ही जब बरसात होगी या रेड अलर्ट होगा तो उस दौरान वो बंद रखेंगे, बरसात के टाइम पे उसको बंद कर दिया जाएगा। एक इनको ये भी कहा है कि संबंधित जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यदि वो एनओसी ले रहे हैं यहाँ से, तो वो उसके लिए अपना इंश्योरेंस कराएंगे, सिक्योरिटी रखेंगे। यदि कोई किसी भी, और जो आयोजक होंगे, यदि कोई दुर्घटना होती है, किसी को चोट लगती है, कोई किसी प्रकार की क्षति होती है किसी भी व्यक्ति को, उसका जो कॉम्पनसेशन होगा वो संबंधित से कर। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर।
उत्तरकाशी जिले के धौंतरी उप तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज कमद के एक सप्ताह बाद बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन यह स्कूल के नए भवन में बैठते ही एक के बाद एक छात्रा बेहोश होने लगी। बुधवार को 1-2 बच्चे ही बेहोश हुए थे, लेकिन आज स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की चिंता उस समय बढ़ गई जब एक साथ 10 बालिकाएं बेहोश हो गई। शिक्षकों और अभिभावकों ने छात्राओं को बाहर निकाला और मैदान में लाया तो वह चीखने चिल्लाने लगी। अभिभावक अब्बल सिंह राणा ने बताया कि सभी बीमार छात्राओं को अभिभावक देव प्रशवा के पास ले गए। राणा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर समाधान की मांग की है। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, उत्तरकाशी के धौंतरी उप तहसील से एक राजकीय इंटर कॉलेज में कुछ छात्राएं जो है इनका बेहोश होने की खबर सामने आई है कि वो नए भवन में जैसे ही गई है तो कुछ छात्राएं जो है बेहोश हो गई। क्या पूरा मामला है, किस वजह से ये जो है छात्राएं बेहोश हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये मामला उत्तरकाशी जिले के धौंतरी उप तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज कदम का है, जहाँ एक हफ्ते बाद स्कूल में बच्चे पहुंचे थे, लेकिन वहाँ स्कूल के नए भवन में बैठते ही एक के बाद एक छात्रा बेहोश होने लगी। और बीते दिन भी यहाँ 2 बच्चे बेहोश हो गए, लेकिन आज करीब एक साथ 10 बालिकाएं बेहोश हो गई। और जिसको देख करके वहाँ जो शिक्षक और विभाग थे वो काफी डर गए और उन्होंने आनंद फानंद में जो छात्राओं को बाहर निकाला और मैदान में ले गए, जहाँ छात्राएं जोर जोर से चीखें चिल्लाने लगी। जो अभिभावक है यहाँ पर अब्बल राणा, उन्होंने बताया कि सभी जो बीमार छात्राएं हैं उनको अभिभावक देव प्रासा के पास ले गए हैं। और वहीं अब्बल सिंह राणा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। वहीं मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी चंपावत जिले में भी ऐसा ही एक वाकया सामने आया था, जहाँ चंपावत जिला मुख्यालय से करीब 93 किलोमीटर दूर GIC रमस में कुछ छात्राएं तब भी ऐसे एक साथ रोने और चीखने लग गई थी और कक्षा से भागने लग गई थी। वही इस घटना को अगर खेत के लोगों की माने तो कोई देवी को बता रहा है, तो कोई इसे मां सीधे जोड़ कर देख रहा है। और लेकिन अभी जो वहाँ की स्थिति है वो लगातार वहाँ बच्चे बीमार होने की खबर लगातार आ रही है और इस तरह की जो अलग अलग तरह के क्षेत्र में गैस लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मसूद जो विश्लेषक सेगमेंट फ्राइड की अगर माने तो ऐसे लोगों में मानसिक दुविधा अंतर्द्वंद होता है जो सारी लक्षण या बर्ताव के रूप में सामने आते हैं और इसी को इनके जो दौरे बेहोशी मिर्गी के दौरे से बिल्कुल अलग होती है। और इसको देखकर दूसरे लोगों में जो लक्षण बनने लगते हैं जिसको मास इसलिए कहा जाता है। तो पूरी तरीके से ये जो घटना हुई है इसको वहाँ पर जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इससे भयभीत हैं और जो अभिभावक है वो स्कूलों में लगातार जिस घटना सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं भयभीत है। और जो यहाँ पर प्रशासन से कहीं ना कहीं गुहार लगाई जाती है कि ये बीमारी क्या है, इसका कहीं ना कहीं जाँच की जाए और कहीं ना कहीं डॉक्टरी सलाह के बाद इसमें आगे इसमें उचित कार्रवाई की जाए। जी, क्या शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कोई बयान सामने आया कि किस वजह से लड़कियां जो है इनकी तबीयत बिगड़ी है या फिर उनको किसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है छात्राओं को? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी प्राथमिक उपचार यहाँ पर जो सभी छात्राएं हैं उनको दे दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक कहीं ना कहीं इसको बीमारी इसको बताया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की घटना जो है चंपावत जिले में यहाँ पर आ चुकी थी और उसी के साथ इस घटना को जोड़कर देखा जा रहा है। और खासतौर से अगर कहा जाए तो मास हिस्टीरिया के अंतर्गत इस बीमारी को देखा जा रहा है, जहाँ पर इस तरह के लक्षण जो है छात्राओं में देखने को मिलते हैं और उसी के तहत अब इसके आगे इस पे कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी जो वो बच्ची जो है अभी सामान्य है और लेकिन स्थिति अगर ज्यादा खराब ना हो उसको लेकर के प्राथमिक उपचार के बाद कहीं ना कहीं अब जो अभिभावक है वो डॉक्टर की सलाह के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और वहीं हालांकि कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं, देवी प्रकोप को भी लेकर इसमें जोड़ा जा रहा है, क्योंकि गांव का माहौल है और हर तरीके के लोग उस गांव में हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं अफवाह ना फैले और बच्चों के साथ जो उनको सही इलाज मिल सके उसको लेकर के अब कार्रवाई यहाँ की जा रही है। और जो अभिभावक हैं साथ ही जो शिक्षक हैं वो बच्चों की सलामती के लिए और उसको लिए लगातार प्रयास करते हैं और इस प्रकार की कोई दिक्कत आगे ना उसको लेकर कहीं ना कहीं एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है। जी अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हल्द्वानी के एक पूर्व सैनिक परिवार ने सूबे की धामी सरकार के अधिकारियों पर भू माफियाओं से सांठगांठ का आरोप लगाते हुए आगामी 1 अगस्त से हल्द्वानी नगर निगम कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। पूरा मामला हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के समीप का है। बता दें कि हल्द्वानी क्षेत्र में भू माफियाओं का खेल दिन रात जारी है। वहीं सरकारी नजूल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर हल्द्वानी क्षेत्र की भूमाफिया लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उनके इस धंधे में शामिल सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी माल हो रहे हैं। वहीं शिकायतकर्ता पूर्व सैनिक का परिवार लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के नाम पर मौन साधे हुए हैं। वहीं सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर कोई कार्रवाई न होने से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। को हल्द्वानी में हुए एक अवैध निर्माण के संबंध में बताना चाहता हूं, जो विकास प्राधिकरण के कार्यालय से महज 200 मीटर दूरी पर है। मैंने स्थानीय स्तर पर सांठगांठ करके नजुल भूमि को बिना फ्रीहोल्ड कराए, बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध कॉम्प्लेक्स बनाकर करोड़ों रुपये में बेच दिया है, जिस बारे में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से लगभग 1 वर्ष पहले कालाढाकी विधानसभा के अंतर्गत ऊंचा पुल में रामला ग्राउंड में शिकायती पत्र सौंप चुके हैं तथा दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी की माताजी का जब देहांत हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां आए थे। तो इस संबंध में एक शिकायती पत्र हमने 2 जून को मुख्यमंत्री जी को प्रताप बिष्ट जी के घर में भी दिया था और तीसरी बार 19 जून को मुख्यमंत्री कार्यालय में उन्होंने हमें बुलाया था, जहां हम 19 जून को उन्हें एक शिकायती पत्र इस संबंध में और दे चुके। ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। जो मेरे साथ एक ये अन्याय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ये नजूल की भूमि में इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है और जिसकी मेरे पास सूचना के अधिकार से सब जानकारी है। इनके खुद कागजों द्वारा मुझे लिख के दिया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है, नजूल भूमि है और जो फ्री होल्ड के लिए आवेदन नहीं है और विकास प्राधिकरण कह रहा है कि इसमें नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो सर मैं 3 साल से दर भटक रही हूँ और ये मुझे कोई उसमें वो नहीं कर रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, अगर इन अधिकारियों द्वारा, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अगर इसमें अब कार्रवाई नहीं करी गई है तो मैं 1 तारीख को नगर निगम में और परिवार सहित अनशन में बैठने के लिए तैयार रहूँगी। मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा ऐसा कुछ भी कहीं पर होता है, अतिक्रमण हो या कहीं पर कुछ भी हो, आप लोग साथ देते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और सुराज सेवा वाली बात जहाँ पर आप देख ही रहे हैं, लगातार जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और जिलाध्यक्ष जी हैं, ये लगातार सक्रिय हैं। हालांकि हम लोग टाइम तो देते हैं पर इनके बराबर टाइम नहीं दे सकते हैं। पर अगर ऐसी कोई बात रही, जो हमारी बहन है अभी अपनी समस्या को लेकर आई हैं, इनकी रोजी रोटी के लिए भी इनका बड़ा संकट पैदा हो गया है और ये भाई साहब हैं, इतने लंबे टाइम से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से बार बार बोला है, ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं होगा, और अभी भी ये उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी बीच में हैं और असामाजिक तत्वों की बात जहाँ पर ये कह रहे हैं हमें जान माल का खतरा है, तो वो भी सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको एक तो सुरक्षा दी जाए, दूसरा उसकी जल्दी से जल्दी जांच हो। जो हमारी नई डीएम साहिबा आई हैं उनके द्वारा, और जो अन्य अधिकारी वर्ग हैं या फिर दीपक रावत जी हैं, कोई भी अधिकारी वर्ग जो है उन्होंने इसमें जांच करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी जांच बिठानी चाहिए और जिसका हक इसमें है वो हक इनको मिलना चाहिए। क्यों? और इससे एक तो इनको रोजी रोटी उपलब्ध होगी, दूसरा वो जो नजूल की भूमि है वो फ्री होल्ड होगी बाद में। तो हमेशा इनके साथ है और जब तक कार्रवाई नहीं होती है सुराज सेवा दल भी इनके साथ ही तैयार रहेगा, जो भी ये लड़ने मरने के लिए तैयार है। आज वैसे भी कारगिल दिवस है, कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में ये सभी परिवार, ये सैनिक परिवार से हैं, तो ये लोग संदेश है, एक इनका अल्टीमेटम ही समझिए इसको कि 1 तारीख से फिर आंदोलन में बैठेंगे। हमारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी और सरकार की रहेगी। अगर ये कोई गलत कदम उठाते हैं, अपने परिवार सहित ये लोग बैठेंगे साथ में। सुराज सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं या अन्य जो हैं अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग इनके साथ हैं। राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री को लंबे समय से शिकायत
मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने खुद रजिस्ट्रार ऑफिस देहरादून का औचक निरीक्षण किया और कई खामियां पाई गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर सब रजिस्ट्रार देहरादून रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड किया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से शिकायतें आ रही थी, जमीनों में धोखाधड़ी की जा रही है, यहाँ तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कागज भी बदले गए हैं। लोग अपने खून पसीने से जमीन खरीदते हैं, अगर रजिस्ट्री ऑफिस में ही बोलकर कागज बदल दिए जाते हैं तो यह बहुत गलत बात है। इस मामले में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जो निष्पक्ष जांच करेगी। जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। क्या मकसद है सर, कब तक रिपोर्ट आ जाएगी और कितनी शिकायतें आपको मिलती हैं? एक ये बड़े गिरोह के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें SIT का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी जमीनें हैं, अपना पुराना जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह न हो, वो निश्चिंत होकर यहाँ रहें, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। मेरे साथ उत्तराखंड की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ पर। नमस्कार।